जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एयरफोर्स वेटरन दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लाया हूं यमुना एक्सप्रेसवे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। नाम तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे पीछे, एस लाने जा रहा है यहाँ पर रेसिडेंशियल। इन्होंने 100 एकड़ का ये टाउनशिप के लिए एक लैंड लिया है। उसी के ऊपर जो है 11 एकड़, जो 11 एकड़ फ्रंट का है उस पर लाने जा रहा है ये हाई राइज टावर्स। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूंगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर, बिकॉज हम अभी प्रेजेंट एकदम प्रैक्टिकल लोकेशन पे खड़े हैं, तो कह दूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन और प्रीमियम लोकेशन है। कारण है इसका 22D सेक्टर। ये 22D सेक्टर जो है, जो यमुना एक्सप्रेस में जब हम लोग आएंगे, व्हेन वी विल कम फ्रॉम दिल्ली टू गोइंग टू द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये राइट साइड में पड़ने वाला एक रेसिडेंशियल सेक्टर है। और 22D एक प्रीमियम सेक्टर होगा फ्यूचर में रेसिडेंशियल का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेक्टर्स हैं नहीं यमुना पे। यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर मैं रेसिडेंशियल सेक्टर्स की बात करूँ तो उसमें आता है 18-20 जो कि अथॉरिटी खुद ही डेवलप कर रही है। इसके बाद आता है सेक्टर 19 जिसमें कि गॉड यमुना सिटी है और JP के प्लॉट्स हैं। और उसके बाद जब मैं आगे चलूँगा, अगर मैं बताऊँ सेक्टर 22 जो है उसके बाद राइट साइड में पड़ता है। इस सेक्टर 22 में जो है रेसिडेंशियल पॉकेट्स भी हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो आगे ओनली इंडस्ट्रियल और जो IT प्लॉट्स ही अवेलेबल होंगे एयरपोर्ट तक। तो कह सकते हैं कि एक बात कि यहाँ पर आने वाले समय में रेसिडेंशियल प्लॉट्स की भी कमी हो सकती है, और जिससे इसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई का सारा जो है डेवलपमेंट का एक तरह का प्रोसेस होता है। जहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट पाया जा सकता है। अब फिर से मैं लोकेशन पे लाऊंगा आपको। देखिए ये सेक्टर 22 है और इसके आगे है ATS एल्यूर और ओएसिस ग्रैंड स्टैंड, ठीक है। और अगर मैं आप बात करूं उस अपने अपोजिट टू दिस सेक्टर, दैट इज सेक्टर 19, तो वहाँ पे है गॉड यमुना सिटी, जो कि काफ़ी हद तक एंड यूज़र डेवलपमेंट हो चुकी है। गॉड यमुना सिटी के जो अपोजिट साइड में एक और जो है हमारे पास डेवलप्ड लैंड एरिया है, वो भी एक सोसाइटी है जिसे हम कहते हैं अपना ग्रीन बे गोल्फ विलेज। तो वहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे रेसिडेंशियल सेक्टर्स की बात करूँ, तो ये काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे मतलब कहते हैं प्रीमियम लोकेशन होने वाला है। क्योंकि जो ये 22D है, इसका एक और जो इसका USP है, पहला USP तो ये है कि सेक्टर 22D के जो है बैक साइड से 130 मीटर की रोड जा रही है, जो आगे जाके जो है हमारे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चली जाएगी और वो अपने ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है। तो ये भी एक तरह का मतलब 22D को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देती है। सेक्टर 22D में इसी एस का प्रोजेक्ट है। इसके बैक साइड में जो है वहाँ पे पतंजलि का फूड पार्क है, बनने जा रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे प्लांट है, जिसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेगी। उसके बाद जो है वीवो का मोबाइल प्लांट है, वो काफ़ी हद तक जो है ऑपरेशनल होने की नियर पहुँच चुका है। तो वो भी इसे एक तरह का डेवलपमेंट इंजन देगा। इसके बाद मेन जो पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा, सेक्टर जो है ये अपना यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में मतलब यहाँ से 3 मिनट की दूरी पे ही आप जो है फिल्म सिटी को देख सकते हैं। तो आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे से अब जब जाएंगे अपना एयरपोर्ट की तरफ, तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 21 आता है। वो यहाँ से 3 मिनट की दूरी पे ही फिल्म सिटी है। सेक्टर 21 में जानते हैं आप 1000 एकड़ पे फिल्म सिटी बनने जा रही है। और उसके आगे सेक्टर 28 आता है। सेक्टर 28 में चिपसेट पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, डाटा सेंटर और IT के लिए प्लॉट अलॉट किए जाएंगे, जो कि काफ़ी नज़दीक रहेगा इसके। और इससे अगर बात करूँ सेक्टर 32 की, तो जहाँ पर कि आप सेक्टर 32 जो है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसमें मेन नाम है हमारा एवरेट एंशिंग कंपनी। उसके बाद है अपना प्रिया गोल्ड और भी। तो एवरेट एंशिंग की बात करूँ, वो तो ऑपरेशन हो चुकी है, और उसके अलावा कई इंडस्ट्री जो है अभी फ्यूचर में ऑपरेशनल हो जाएगी और काफ़ी बड़ी ड्राइव इंजन बनेगी इस जगह के लिए। इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में तो आप जानते हैं, सबसे बड़ी USP है इस एरिया के लिए। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बनने जा रहा है इस एरिया में। उस एयरपोर्ट की बात करूँ, वो एक तरह का एयरपोर्ट ही नहीं, वो सबसे बड़ा MRO भी बनेगा और सबसे बड़ा कार्गो हब भी बनेगा। कार्गो हब के बारे में जानते हैं कि जिससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है सबसे ज़्यादा UP यहाँ से, और उससे सबसे ज़्यादा करेंसी कमा सकती है इंडिया। और अगर मैं MRO की बात करूं, तो पहले हमारे एयरक्राफ्ट रिपेयर के लिए बाहर जाया करते थे, अब वो जो है हम उसको खुद ही इंडिया में रिपेयर करेंगे। और इवन हमारी जो है पड़ोसी देशों की कंट्रीज़ के भी एयरक्राफ्ट यहाँ रिपेयर के लिए आएंगे। तो जानते हैं कि अब जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इकोनॉमी में डाल सकते हैं।
ये भी बहुत बड़ा यूएसपी रहेगा। बात करूं एस के बारे में, तो एस एक तरह की बहुत ही कंस्ट्रक्शन लीडिंग कंपनी है। इसने 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है नोएडा में ही हैंडओवर कर दिए हैं। एस फॉरेस्ट के बारे में आपको लोकेशन पे काफ़ी कुछ बताया था। अब जो है मैं आपको जरा स्लाइड में भी समझा देता हूँ कि कैसे जो है ये अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा जिससे आपको ज़्यादा आइडिया लग सकता है। तो ये है एस फॉरेस्ट 22D में आ रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे में। और मेन जो है इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे मुझे, जिससे ज़्यादा समझ पाए। वाई यमुना एक्सप्रेसवे? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यमुना एक्सप्रेसवे क्यों? क्योंकि और भी जगह हैं, वाई यमुना एक्सप्रेसवे क्यों? तो इसका कारण है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ का यमुना एक्सप्रेसवे का, देख सकते हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे जगह जेवर नोएडा को चमकाने वाला, ग्रेटर नोएडा को इंजन देने वाला और सबसे बड़ा ड्राइव इंजन जो है जेवर एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट में जो खासियत रहेंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडियाज़ बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा, जो कि 1.2 करोड़ एनुअल पैसेंजर्स कैपेसिटीज़ को हैंडल करेगा। उसके बाद MRO, जहाँ पर कि एविएशन हब बनेगा। सारी मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स भी धीरे धीरे यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज ये एक तरह का रिपेयर यहाँ पे हर एयरक्राफ्ट का रिपेयर सिस्टम यहाँ पे बैठेगा इंडिया में। मतलब बाहर के एयरक्राफ्ट पे जाके रिपेयर करेंगे, मैंने वीडियो में बताया था आपको। दूसरा है कार्गो हब। इसकी कैपेबिलिटी होगी बहुत बड़े कार्गो के रूप में ये जगह उभरेगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का भी दादरी पे जो है हब बना हुआ है, जहाँ पर कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबका जो है सेंटर बनेगा दादरी में, कंटेनर हब। और ये कि एक तरह से हमारे पास में कार्गो हब एयरक्राफ्ट का रहेगा। तो और उसके ऊपर से जो है आप समझ सकते हैं ड्राई पोर्ट्स, एक तरह का ड्राई पोर्ट बन जाएगा ये हमारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दादरी का जो है कनेक्टिविटी के बाद। तो इट्स वेल डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर क्यों, यमुना क्यों हमारा को यहीं पे बनाना है, ये यहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए येडा एरिया में, क्योंकि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे है। और यमुना एक्सप्रेसवे में खासियत कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा, एक तो यह फिल्म सिटी का लूप, एक एयरपोर्ट का लूप बनेगा। तो उस लूप के पास में जो है कई तरह की डेवलपमेंट्स की जाएंगी वहाँ पर। मतलब लूप पे जैसे कि जहाँ पे लूप गिरेगा फिल्म सिटी का, वहाँ पे सारा कमर्शियल डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे कई तरह की डेवलपमेंट्स आएंगी, कई इंटरनेशनल होटल्स वगैरह। और कह सकते हैं कि मतलब एक तरह का, मतलब जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव वगैरह में भी कनेक्टिविटी, जहाँ पे कनेक्ट होता है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का फिल्म सिटी, तो वहाँ पे बहुत सारी की डेवलपमेंट ऑटोमेटिक दी जाती है और उसके लिए लैंड अलॉटमेंट और उसके लिए रखी गई है लैंड्स। नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो यमुना एक्सप्रेस जो है ना, नॉर्थ से जो है ईस्ट को कनेक्ट करता है। ये सीधा जो है आप समझ सकते हैं लखनऊ होते हुए ये आगे आपके ईस्टर्न एरिया की तरफ जाता है, पटना, कलकत्ता, गोरखपुर। तो एक तरह का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फ्यूचर का बनेगा। तो ये भी एक तरह का मतलब ड्राइव इंजन है डेवलपमेंट को लेके। और यमुना एक्सप्रेसवे, कई गंगा एक्सप्रेसवे, अपना यमुना, ये तो यही, उसके अलावा कई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो एक तरह से ये मतलब काफ़ी डेवलपमेंट का एक तरह का स्रोत बनेगा। उसके बाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो खासियत होगी यमुना एक्सप्रेसवे पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, जिसमें हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी तो है ही, उसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी भी दी जाएगी इसको। इस न्यू दिल्ली स्टेशन से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा हाई स्पीड से। और आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली स्टेशन से लेके ऑलरेडी जो है अपना जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो कनेक्टेड है। तो एक तरह की पूरी कनेक्टिविटी कॉरिडोर बन जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे पॉड टैक्सी कनेक्टिविटी बनेगी, फिल्म सिटी को कनेक्ट करेगा और प्लस सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएगा। ये भी पॉड टैक्सी कनेक्टिविटी भी स्पेशल होगी, जो कि यहाँ के लिए बहुत स्पेशल होगी अपने इंडिया के लिए। उसके बाद रेलवे कनेक्टिविटी, चोला रेलवे स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा हमारे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। चोला कंटेनर हब बनेगा, दादरी कंटेनर हब बनेगा, फिर ये कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी हमारी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो एक तरह जी कार्गो का बहुत इजी मूवमेंट होगा, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट करने में बहुत आराम होगा। ठीक है, किस जो सामान को अर्जेंसी में अगर बाई फ्लाइट भेजना है वो भी बहुत अच्छा होगा। फिर हम इलेक्ट्रिक रोडवे का भी इसको प्लान है कन्वर्ट करने का, यमुना एक्सप्रेसवे को, पूरे यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक लाइनिंग से, जिससे कि आपने देखा होगा फॉरेस्ट में भी ट्रक्स जो है इलेक्ट्रिक चलती हैं। तो ये भी प्लान है यमुना एक्सप्रेसवे को वायर से कनेक्ट, ऊपर से कनेक्ट कर दिया, जैसे ट्रक्स जो हैं इलेक्ट्रिक चले। और कुछ एक डिस्टेंस पे जो है चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है,
जिससे कि किसी को भी चार्ज किया जा सके। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरा इलेक्ट्रिक रोडवे से कनेक्टिविटी से कहने का मतलब है कि एक तो रोडवे से और ट्रक्स को, और दूसरा होगा ये चार्जिंग स्टेशंस देंगे पॉइंट टू पॉइंट पे, जिससे कि आपको बैटरीज को गाड़ियों की में चार्ज बैटरी मिलेगी, आप उसे लोगे अपनी गाड़ी में डालेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे जाके डिस्चार्ज होती है, फिर उसको डाल दीजिएंगे, रिप्लेस बैटरी आप कलेक्ट करके अपनी गाड़ी में डाल देंगे। इस तरह से मतलब इसे ना एक इलेक्ट्रिक हाईवे एक्सप्रेसवे के रूप में कन्वर्ट करने का प्लान है। सबसे यूएसपी दूसरा रहेगा, एयरपोर्ट आने से क्या आएंगी, इंडस्ट्री आएंगी, इंडस्ट्रियल पार्क आएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। और खासियत क्या है इस यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में बन रहा है, सेक्टरों में बन रही है इंडस्ट्रीज। पहले इंडस्ट्रीज स्कैटर्ड वे में बनती थी, बट नाउ जो है इंडस्ट्रीज को बड़े ही सेक्टर में बनाया जाएगा और रेडी टू यूज़, रेडी टू कहते हैं प्लग इंडस्ट्रीज का क्या है। जैसे सेमीकंडक्टर पार्क सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा। अभी हम सेमीकंडक्टर्स बनाने के मतलब में आ चुके हैं स्टेज पे इंडिया, तो अभी सेमीकंडक्टर जो है मैन्युफैक्चरर बनने जा रहा है इंडिया, तो उसमें भी यमुना का भी हमारा हाथ होगा। फिर चिपसेट पार्क, चिपसेट्स बनेंगे इंडिया में, उसके लिए भी लैंड अलॉटमेंट की गई है। डाटा सेंटर, बड़े बड़ी कंपनीज हीरा नंदानी ग्रुप्स एंड योटो जैसी कंपनीज जो है डाटा सेंटर के लिए बिड कर रही हैं लैंड्स यमुना एक्सप्रेस वे। फिर टॉय पार्क्स, अब इंडिया में डेडिकेटेड टॉयज़ बनेंगे, यहाँ पे ही टॉय की सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कि इंडिया कितना बड़ा कंज्यूमर है टॉय के मामले में। फिर फर्नीचर पार्क, कितना बड़ा कंज्यूमर था पहले इंडिया वर्ल्ड के लिए, नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन, अपने उसे कंज्यूम करेंगे, तो इससे कितना रेवेन्यू हमारे इंडिया का इंडिया में सेव हो जाएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनेंगे इंडिया में, एक्सपोर्ट होंगी। एप्रल पार्क, अच्छे मतलब कह सकते हैं कि एप्रल पार्क में हम अपना टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे एक तरह से, मतलब पहले गुजरात ही जाना जाता था इन चीज़ों के लिए, बट नाउ यूपी इज़ ऑल्सो रेडी फॉर दैट। हेरिटेज सिटी एंड रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट भी रखा जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, बिकॉज एक तरह का हॉली सिटी भी है यहाँ पे मथुरा, आप जानते हैं उसको जो है अभी यूपी को अपना येड़ा एरिया इसको कन्वर्ट करेंगे हेरिटेज सिटी में, एक तरह का मतलब मथुरा के थीम पे बनेगा और जो है इसके टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा। तो इस एरिया का आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यूएसपी रहेगी ये येड़ा की टाउनशिप जो है। फिर हम एजुकेशन की बात करें तो उसकी भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, NI नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, लिंकन यूनिवर्सिटी आ रही है। इसके अलावा भी जो है 11 यूनिवर्सिटीज़ को इसके यहाँ पे बसाया जाना है ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी वाले एरिया में। तो सोच समझते हैं कि कितना आगे चल के यहाँ पे डेवलपमेंट आएगा। अब जो है दूसरी बात करूँ अब ये स्पोर्ट्स हब की, तो स्पोर्ट्स हब के मामले में भी यमुना एक्सप्रेसवे आगे है। क्यों? ओलंपिक पार्क, F1 रेसिंग ट्रैक, आप जानते हैं कब कितनी बार रेसिंग हो चुकी है वहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम भी है ICC लेवल का, ओलंपिक पार्क प्रपोज्ड है यहाँ पे ओलंपिक पार्क। उसके बाद एंटरटेनमेंट के मामले में भी टॉप पे रहेगा। क्यों? फिल्म सिटी, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी यहाँ पे आने वाली, जिसके लिए बिड हो चुकी है, आप जानते हैं बोनी कपूर एंड भूटानी ग्रुप भूटानी इंफ्रा को मिला है प्रोजेक्ट। तो कितनी जल्दी वो डेवलपमेंट आता है यहाँ पे, बाउंड्री काम हो गया। फिर डिज्नी पार्क का भी प्लान है, ये भी 22 सेक्टर के पास में प्लान है, डिज्नी पार्क प्लान है। सो यमुना के बैंक पे एक डिज्नी पार्क का डेवलपमेंट होगा, तो दैट विल मेक द सिटी वेरी स्पेशल इन द नॉर्थ, इवन इन द यू कैन सी दैट मुंबई, मोर देन मुंबई देयर विल बी अ डेवलपमेंट। रेसिडेंशियल में क्यों करना है? क्योंकि देखिए 22D में मैंने कहा था कि लिमिटेड रेसिडेंशियल सेक्टर थे पहले यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में, समझिएगा। सेक्टर 18 सारा 18-20 तो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है, क्योंकि यमुना अथॉरिटी ने खुद ही काट के बेचा है उसमें प्लॉट्स 300 मीटर के, 500 मीटर के, तो वो फिनिश हो गया उसमें लैंड बैंक। सेक्टर 19 की बात करूँ तो वो गॉड यमुना सिटी है, वहाँ पे वो भी सोल्ड आउट है, JP की लैंड्स बची हुई हैं बट वो लिटिगेशन में, तो कई हद तक मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे भी फिनिश्ड है। अब सेक्टर 22 ही बचता है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वहाँ पे भी 3-4 रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं और काफ़ी मतलब वर्क आ रहा है, और इंडस्ट्री भी है इस सेक्टर में 22 में, तो रेसिडेंशियल भी है, और वहाँ पे लिमिटेड अब रहेंगी अलॉटमेंट्स। तो अब रेट जो है बढ़ना ही है, बिल्डर्स ने रेट कई लैंडों को बिल्ड करके ले चुके हैं, तो बिल्डर्स भी अपना निकालेंगे प्रोजेक्ट्स को अब, और आगे प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ सप्लाई वाला, लेस सप्लाई मोर डिमांड, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई लेस हो जाएगी फैमिली यहाँ पे रेसिडेंशियल की, सेक्टर्स लिमिटेड हैं। तो आगे और इंडस्ट्रियल, इसके बाद इंडस्ट्रियल, कार्गो, एविएशन हब, कह सकते हैं मथुरा में हेरिटेज पार्क, यही सब रहेंगे, टूरिज्म,
तो मतलब रेसिडेंशियल एक मतलब ऑर्गेनाइज रेसिडेंशियल की कमी हो जाएगी फ्यूचर में। तो ये काफ़ी हद तक यहाँ के रेट को अप्रिशिएट करेंगी, ठीक है। लिविंग ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे एक तरह का यूनिक चीज़ होगा, लाइक दुबई होगा, बिकॉज इट्स अ लाइक लिविंग ऑन अ यमुना बैंक पे, रिवर पे रहना भी एक तरह का मतलब एक फ्यूचर का मतलब यूएसपी होने वाला है, क्योंकि एक तो दिल्ली यमुना सेकेंड रिवर है, जहाँ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अपने इंडिया का, ऊपर से एक हॉली रिवर है, और एक तो कह सकते हैं हमें इस लोकेशन की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं नई दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से कनेक्टेड है। उसके बाद हेरिटेज सिटी भी रहेगी, उनके बीच में रहेगा ये वाला लैंड बैंक। पॉल्यूशन फ्री एंड वायब्रेंट एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे, बिकॉज समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है ग्रीनरी रखी गई है, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी रखी गई है, मेंटेन की गई है ग्रीनरी दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के, फिर यमुना के बैंक पे। तो ये जो है इस एरिया को काफ़ी हरा भरा बनाती है और दिल्ली से काफ़ी इसे डिफर करती है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देती है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है दिल्ली में, उसको कहीं ना कहीं हिट करता है। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक अच्छा डेवलपमेंट होगा यमुना एक्सप्रेसवे पे, और काफ़ी फ्यूचर में यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस टाइप ऑफ लैंड बैंक। अब लोकेशन की थोड़ी बात कर लूँ मैं इसमें, लोकेशन देख सकते हैं आप, इसका जो एज का लोकेशन जो है रहेगा ये आपका है सेक्टर 22D का लोकेशन है, ये गौड़ यमुना सिटी है। ये यहाँ से आप आएंगे फ्रॉम कमिंग फ्रॉम दिस दिल्ली गोइंग टू बट आगरा, ठीक है। यहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है थोड़ा आगे चलने के बाद, समवेयर इन दिस लोकेशन, ठीक है। ये आपका जो है ना ये हमारा, ये इसके आगे है, ये है हमारा सेक्टर 21 है, ठीक है। इधर ये है फिल्म सिटी, दिस इज द सेक्टर 21 फिल्म सिटी यहाँ पे है। ये है आपका प्रोजेक्ट है इसका, ये पूरा लैंड बैंक 100 एकड़ का जो है एस के पास है, जिसमें फ्रंट में आ रहा है आपका एस फॉरेस्ट। ये ATS एल्यूर हो गया, ये ओएसिस ग्रैंड स्टैंड हो गया। ये हमारा जो है यहीं पे अपना जो है एक आ जाता है अपना ये गोल्फ विलेज, ठीक है। तो जो मैंने कहा था, और ये 130 मीटर की रोड जो मैंने आपको बताई थी बैक साइड से जा रही है, फ्रंट ग्रेटर नोएडा से घूमती हुई आती है, और यहाँ से होती हुई 130 मीटर की रोड ऐसे होते हुए जाके वापस जो है ये भी चली जाएगी यमुना अपने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ में। तो ये भी एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही प्रीमियम लोकेशन रहेगा, ये वाला यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जस्ट ऊपर में ये है। और ये अपना सुपर टेक गोल्ड कंट्री है, ठीक है। और इस तरह से यू कैन अंडरस्टैंड द लोकेशन। ये सारा लैंड बैंक जो यमुना अथॉरिटी ने अपना एक्वायर कर रखा है, और इसमें आएंगी प्रीमियम टाउनशिप्स। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, एस हमेशा लीडिंग ग्रुप रहा है कंस्ट्रक्शन के मामले में, उसने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया और कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर उनका काम किया है इसने, और 15 करीब प्रोजेक्ट जो है डिलीवरी दे चुकी है। और इसकी सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब न्यूमरस प्रोजेक्ट्स हैं। और बड़े गोदरेज गोल्फ लिंक में भी काम किया है इसने, गोदरेज पाम रिट्रीट में काम किया है, ये काउंटी 107 में काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसने जो है अपना जॉइंट वेंचर में काम किया है। तो ये मतलब काफ़ी ही अच्छी फर्म है, आर्किटेक्चर के मामले स्पेशल है, पहले बताया था। तो ये लाएगी अच्छी लैंडस्केपिंग के साथ सोसाइटी लाएगी, और बहुत ही ग्रीन एरिया छोड़ेगी इसमें, तो ये अच्छा काम रहेगा इसके लिए। आप मतलब इसमें अच्छे लेस रेट में एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा इसमें 3 BHK, ठीक है। और इसमें 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट, बाथरूम के हॉल, किचन सब रहेंगे। 2250 का कहीं बीच में रहेगा 3 BHK, जिसमें एक स्टडी रूम मिल जाएगा आपको। 2850 में 4 BHK मिल जाएगा, जिसमें एक सर्वेंट रूम मिल जाएगा। तो एक एंट्री लेवल की बहुत अच्छा रहेगा, मैं बताता हूँ। या आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है ये अगर आप एंट्री करेंगे तो उसमें भी आप अभी 2000 पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम बोनस ले सकते हैं, बिकॉज श्योर है कि ये जो है अब अच्छे, क्योंकि कोई दूसरा बजट आ नहीं रहा और रेट बहुत ही डिमांड है और सप्लाई कम है। तो जहां 7000 के आसपास का प्लान है कि कंपनी का लॉन्च करने का, और 8500 के करीब जो है प्री लॉन्च की बात करूँ 7000, और आगे करूँ तो 8500 के करीब जो है कंपनी से कहीं ना कहीं लाएगी, जो कि टेंटेटिव प्राइस है। ये साइड प्राइस टेंटेटिव रहेंगे, अभी जो है कंपनी इसको बताएगी सही कि किस रेट में लाने वाली है। बट अभी आप जो है कहीं ना कहीं EOI लगा के इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और भी कोई अगर इस पर डाउट हो तो प्लीज़ इसको आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, इस पर दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, और किस तरह से EOI लगेगी, क्या लगेगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, अगर आपको लगा कि ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है। और मुझे कभी भी संपर्क करिए यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।